क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में बाल श्रम पर एक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? सुर्खियों में रही मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर कॉर्पेट नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 11 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में असम सरकार ने कौन से पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है? हाल ही में असम राज्य की सरकार ने दोस्तों असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण यानी कि यह सभी पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है असम सरकार ने, जो कि असम रत्न पहले से ही स्थापित किया गया है और हाल ही में असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री ऐसे पुरस्कार की स्थापना की है असम सरकार ने। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और असम रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नागरिकों को असम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इसके अलावा कैबिनेट ने यानी कि असम के राज्य सरकार की कैबिनेट ने प्रति वर्ष 3 लोगों को असम विभूषण, 5 लोगों को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री देने का भी निर्णय लिया है। तो याद रख लो, यह नए पुरस्कार जो स्थापित किए गए हैं असम राज्य की सरकार के द्वारा। तो 3 लोगों को असम विभूषण, 5 लोगों को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री से सम्मानित किया जाएगा। और प्रति वर्ष दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों के साथ असम रत्न जीतने वाले को 5 लाख रुपए, असम विभूषण जीतने वाले को 3 लाख रुपए और असम भूषण जीतने वाले को 2 लाख रुपए और असम श्री जीतने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। साथ ही गंभीर बीमारी के मुफ्त चिकित्सा उपचार, असम भवनों में मुफ्त प्रवास, ASTC बसों में मुफ्त यात्रा जैसी अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण कदम असम सरकार ने उठाया है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं भारत रत्न की तर्ज पर दिया जाएगा असम रत्न पुरस्कार। और वर्तमान में असम रत्न पुरस्कार पहले से ही स्थापित है और इसे प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है, लेकिन अब यह पुरस्कार वर्ष 2021 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। यानी कि पहले असम रत्न दोस्तों कितने, तो यह 3 वर्ष में एक बार दिया जाता था, लेकिन अब प्रति वर्ष असम रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और बात करते हैं असम राज्य के, तो यहाँ मैप में देखें पूर्वोत्तर का यह असम राज्य और असम राज्य में अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है, तो हमें मालूम पड़ता है कि लगभग पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से जुड़ा हुआ है यह असम राज्य। और पहले असम को किस नाम से जाना जाता था? अहोम नाम से। और भारत के उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार भी असम राज्य को कहा जाता है। क्या? भारत के उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार भी असम राज्य को कहा जाता है। और भारत के पहले तेल भंडार कहाँ खोजे गए थे? असम के डिगबोई में। कहां पर? हमारे भारत देश के पहले तेल भंडार असम के डिगबोई में खोजे गए थे। और एशिया का पहला तेल खनन असम में ही किया गया। और याद रखो भारत में बांस का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है असम और भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है असम। दोस्तों इमेज के जरिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि आपको लंबे अरसे तक याद रहे। और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के सदस्य के रूप में कितने साल की अवधि के लिए चुना गया है? हमारे भारत देश को हमारे यूनाइटेड नेशंस की ही एक शाखा जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इस काउंसिल में हमारे भारत देश को अगले 3 साल के लिए सदस्य के रूप में चुना गया है।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 3 साल। और दोस्तों हाल ही में चुनाव हुआ और इसमें हमारे भारत देश को 3 साल की अवधि के लिए यह आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो देखो हाल ही में भारत को वर्ष 2022 से 2024 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के केंद्र में मौजूद 54 सदस्यीय आर्थिक और सामाजिक परिषद का प्राथमिक कार्य सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाना है। तो यह बात याद रख लीजिए कि यह इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने सदस्य है? 54 सदस्य है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 3 प्रमुख आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाना है। और यह परिषद वार्ता एवं नवाचार को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के समन्वय हेतु एक केंद्रीय मंच है और जिसका सदस्य हमारे भारत देश को हाल ही में चुना गया है। और इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन है। आर्थिक और सामाजिक परिषद को कब स्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में यह इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को स्थापित किया गया था। कौन सा वर्ष था? 1945। और आर्थिक और सामाजिक परिषद में सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया जाता है? तो इस काउंसिल में भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। और यहां दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के मुख्य 6 अंग की बात आई तो 6 अंग कौन कौन से याद रखो। एक तो है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। क्या? सुरक्षा परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सिक्योरिटी काउंसिल के दोस्तों स्थायी सदस्य कौन कौन से देश है? आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख 6 अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और यह बात हमने कही संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय यह यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख 6 अंग है। तीसरा क्वेश्चन, बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? बिटकॉइन दोस्तों एक वर्चुअल करेंसी है जिसका कोई फिजिकल स्वरूप ही नहीं है, फिर भी कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है अल साल्वाडोर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अल साल्वाडोर। बिटकॉइन को वैध बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था जिसे बाद में कांग्रेस द्वारा मंजूरी दी गई? तो यह बिटकॉइन को दोस्तों कानूनी रूप से वैध बनाने का प्रस्ताव यह अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने रखा था जो बाद में कांग्रेस द्वारा मंजूरी दी गई। यानी कि अब यह अल साल्वाडोर की 2 करेंसी बन गई है, एक है अमेरिकी डॉलर और दूसरी है यह बिटकॉइन। तो मामला क्या है? बिटकॉइन की सहायता से विदेशों में रहने वाले साल्वाडोर के नागरिक प्रेषण को आसानी से घर भेज सकते हैं। इसे देखते हुए बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में मंजूरी दी गई है और अमेरिकी डॉलर भी अल साल्वाडोर में कानूनी मुद्रा के रूप में जारी रहेगा। यानी कि अब अल साल्वाडोर की 2 करेंसी है, एक वर्चुअल बिटकॉइन और दूसरी है अमेरिकी डॉलर। और दोस्तों कुछ साल पहले भी यह अमेरिकी डॉलर हाल ही यह अल साल्वाडोर ने अपनाए थे, लेकिन इनसे पहले अल साल्वाडोर की करेंसी कोई और थी, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन याद रखो विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में बिटकॉइन से अल साल्वाडोर में प्रेषण 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कितना? 2019 में बिटकॉइन से अल साल्वाडोर में प्रेषण 6 बिलियन यूएस डॉलर था और यह सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 5वां हिस्सा है। यानी कि अल साल्वाडोर के जीडीपी में दोस्तों यह बिटकॉइन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और यह दुनिया भर में उच्चतम अनुपात भी है। और यहां बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी की। तो याद रखो यह विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जिसमें केंद्रीय बैंक
या एकल प्रशासक का अभाव है। यह पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क पर एक यूजर से दूसरे यूजर को भेजा जाता है और इसके लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। और यहां बात करते हैं अल साल्वाडोर के, तो आप मैप में देखें कि अल साल्वाडोर कहां पर स्थित है। यहां पर है साउथ अमेरिका और यहां है उत्तर अमेरिका, यानी कि दोनों के बीच है यहां पर अल साल्वाडोर, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है, सान साल्वाडोर। और अल साल्वाडोर ने अपनी मुद्रा कॉलोन को खत्म कर वर्ष 2001 में अमेरिकी डॉलर को अपना लिया था। तो याद रखो 2001 में अल साल्वाडोर की करेंसी थी कॉलोन, कॉलोन को छोड़कर अमेरिकी डॉलर अपना लिया था। और अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है, नायब बुकेले, जिन्होंने हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी रूप से मंजूरी प्रदान की है। चौथा क्वेश्चन, श्रीनगर के खौन मुंह इलाके में डीआरडीओ के 500 बेड वाले कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किसने किया। श्रीनगर में यानी कि जम्मू कश्मीर में डीआरडीओ द्वारा तैयार यह दूसरा कोविड अस्पताल है, जिसकी बेड की संख्या है 500, यानी कि सिर्फ 17 दिनों में यह डीआरडीओ ने 500 बेड वाला एक कोविड अस्पताल तैयार कर दिया है। और इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनोज सिन्हा। इमेज आप देख सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के खौन मुंह इलाके में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के 500 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। इमेज में आप देख सकते हैं। और जम्मू में 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल को बनाने के बाद डीआरडीओ ने श्रीनगर में केवल 17 दिनों में एक और अस्पताल पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, हमारे भारत देश में कोविड-19 के जो मरीज है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन हाल ही में भारी गिरावट आई है और हमारे देश के लिए यह सुखद समाचार भी। और इस अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 125 आईसीयू के बेड की क्षमता है, जिसमें 25 बच्चों के लिए आरक्षित है और 375 बेड 24 घंटे ऑक्सीजन कनेक्टिविटी के साथ आरक्षित है। यानी कि जो यह अस्पताल बनकर तैयार किया गया है, इसमें आईसीयू फैसिलिटी भी है और साथ साथ ऑक्सीजन कनेक्टिविटी के साथ 375 बेड वो भी 24 घंटे अवेलेबल है। और इसके अलावा 100 वर्ग मीटर में 10 बिस्तरों वाला ट्राई एज क्षेत्र भी बनाया गया है। और सभी चिकित्सा सुविधाओं का ट्रायल रन पूरा होने के बाद कोविड देखभाल सुविधा पूरी तरह से अपना संचालन शुरू कर देगी। बता दें कि यह अस्पताल पूरी तरह से सेंट्रली एयर कंडीशनर यानी कि वातानुकूलित है, सेंट्रल एसी है। यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसे मनोज सिन्हा ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया है। तैयार किसने किया है, डीआरडीओ ने। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप मैप में देखिए, हमारे भारत देश के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, एक है लद्दाख और दूसरा है यह येलो कलर में जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मैंने आपको बता दिया। और जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, बाल्टी, गुजरी जैसी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल श्रीनगर ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल श्रीनगर और शिशिर ऋतु यानी कि शीतकालीन कैपिटल का नाम है जम्मू। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वैक्सीन का 2 साल से 6 साल तक के बच्चों पर पहला ट्रायल किया जाएगा। दोस्तों, सिर्फ 2 साल से 6 साल के बच्चों पर हमारे भारत देश में एक कोविड वैक्सीन का ट्रायल किया जाने वाला है। और कौन सी वैक्सीन, हमारे भारत देश में निर्मित कौन सी वैक्सीन है, हमारे भारत देश में निर्मित है कोवैक्सीन। जी हां, भारत बायोटेक द्वारा डेवलप की गई यह कोवैक्सीन का ट्रायल 2 साल से 6 साल के बच्चों पर किया जाएगा। लेकिन कहां पर किया जाएगा, कानपुर में किया जाएगा। देखो, बच्चों को कब मिलेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन और कब वो पढ़ने जाएंगे पाठशाला। कोरोना से बचाव के लिए 2 साल से 6 साल तक के बच्चों पर दुनिया का पहला ट्रायल कहां पर, कानपुर में होगा। और अभी 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के समूह के बच्चों को टीका लगा है, लेकिन अब 2 से 6 साल के बच्चों का भी ट्रायल लिया जाएगा कानपुर में। और भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन
कोवैक्सीन ने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया है और अभी 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के समूह के बच्चों को टीका लगा है और 18 साल के 40 बच्चों की स्क्रीनिंग भी की गई और 20 योग्य पाए गए, उन्हें वैक्सीन लगा दी गई है। यानी कि एक बहुत ही अच्छे समाचार हमारे बच्चों के लिए। लेकिन यह ट्रायल लिया जाएगा कानपुर में। कानपुर किस राज्य का एक बड़ा शहर है? उत्तर प्रदेश का। और कानपुर किसके लिए फेमस है? दोस्तों, लेदर उद्योग के लिए फेमस है पूरे विश्व में। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर चर्म उद्योग की राजधानी कहलाता है। क्या? चर्म उद्योग की राजधानी कहलाता है कानपुर। और कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो विशेष रूप से चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर से विदेशों में बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि बाटा, रेड टेप आदि को चमड़े का निर्यात भी किया जाता है कानपुर शहर से। लेकिन एक दोस्तों मामला सामने आया है, वो मामला है गंगा नदी प्रदूषण का, कि चमड़ा उद्योग के कारण गंगा नदी कानपुर में अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। और कानपुर का चर्म उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 2 लाख लोगों एवं अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। तो यह एक अच्छी बात है कि चर्म उद्योग कानपुर में 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है। लेकिन गंगा नदी का प्रदूषण हो रहा है, इसका क्या करें? छठा क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 221 स्थानों पर 67 परियोजनाओं की निगरानी और जियो टैगिंग किसने शुरू की है? दोस्तों, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 221 स्थानों पर 67 परियोजनाओं की निगरानी एवं जियो टैगिंग शुरू की है इसरो ने पहली बार। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इसरो पहली बार ऐसे विकासात्मक कार्यों से जुड़ा हुआ है और वो भी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो पूर्वोत्तर राज्यों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास योजनाओं में सहायता प्रदान करेगा। पहली बार है कि इसरो ऐसी विकास परियोजनाओं में सहायता करने जा रहा है। और अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों के सटीक उपयोग और अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेवाओं के सहारे इसरो पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में ढांचागत परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में भूमिका निभाएगा। और देश में पहली बार इसरो विकास से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल हुआ है और इसीलिए इस घटना को हमें याद रख लेना है। और यहाँ बात करते हैं इसरो की, यानी कि हमारे भारत देश की अंतरिक्ष एजेंसी की। तो इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन याद रख लो। किसने व्योम मित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया? हमारे इसरो द्वारा निर्मित एक रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्र। और इसरो देश भर में कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को एडॉप्ट करेगा? तो हमारा जो इसरो है ना, वो हमारे पूरे भारत देश में जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, ऐसे 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को एडॉप्ट करेगा। और हमारे इसरो की एक दोस्तों प्राइवेट एजेंसी भी बन गई है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो याद रखो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक वाणिज्यिक शाखा है। क्या? एक कमर्शियल ब्रांच है। कौन से? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देना है। और इसरो के बारे में यह फैक्ट मैंने आपको कई बार बताए, आपको याद है? तो मेरे साथ साथ बोलिए। इसरो का पूर्ण स्वरूप द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। और इसरो के स्थापक कौन? हमारे गुजरात के विक्रम अंबालाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यह हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का आदर्श वाक्य। क्या? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान भेजा था। 7वां क्वेश्चन, क्रीकुरु नामक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट किसने लॉन्च की है?
क्रीकुरु नामक एक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीरेंद्र सहवाग। इमेज में आप देख सकते हैं वीरेंद्र सहवाग ने दोस्तों एक ऑनलाइन कोचिंग वेबसाइट जिसका नाम रखा गया है क्रीकुरु, क्या क्रीकुरु लॉन्च किया है। तो भारतीय स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने क्रीकुरु नामक एक क्रिकेट कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया। क्रीकुरु भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट है जो युवा खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करती है। और इसकी वेबसाइट का नाम क्या है तो आप भी सर्च कर सकते हैं www.krikuru.com। यह वीरेंद्र सहवाग की वेबसाइट है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया और इस पर हर खिलाड़ी के लिए कोचिंग टिप्स वीरेंद्र सहवाग द्वारा पूर्व भारतीय खिलाड़ी तथा भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच संजय बांगर जो 2015 से 2019 तक हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच रहे हैं, ऐसे संजय बांगर और हमारे वीरेंद्र सहवाग ने एक साथ मिलकर इसे तैयार किया है। और वीरेंद्र सहवाग की करियर की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग के उपनाम कौन कौन से हैं तो यह हमें सबको पता है। वीरू वीरेंद्र सहवाग का उपनाम है, लेकिन और भी 3 उपनाम है। वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ के नवाब के नाम से भी जाना जाता है, मुल्तान के सुल्तान भी कहे जाते हैं वीरेंद्र सहवाग, और जैन मास्टर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट के नाम से भी वीरेंद्र सहवाग को पहचाना जाता है। और वीरेंद्र सहवाग का जन्मस्थान है भारत का हरियाणा और हरियाणा का कुरुक्षेत्र। और यह क्रिकेट में भी कुरुक्षेत्र में दोस्तों का अच्छे रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इसीलिए शायद क्रीकुरु नामक अपनी वेबसाइट का नाम रखा है। उनकी उपलब्धियों की बात करें तो 2001 में टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक मारने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए थे वीरेंद्र सहवाग। और सहवाग एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने बतौर कप्तान वनडे में दोहरा शतक बनाया है। यूं तो रोहित शर्मा और हमारे सचिन तेंदुलकर ने भी दोहरा शतक लगाया है, लेकिन बतौर कप्तान वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी कौन? वीरेंद्र सहवाग। वेस्टइंडीज के खिलाफ कप्तानी करने उतरे सहवाग ने 219 रन की धुआंधार पारी खेलकर सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 8वां क्वेश्चन, RFCL संयुक्त उद्यम कंपनी में कौन कौन सी कंपनी शामिल है? RFCL संयुक्त उद्यम कंपनी जो एक यूरिया उर्वरक कंपनी है, इसमें शामिल है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि यह तीनों कंपनियों की एक संयुक्त कंपनी बनती है RFCL संयुक्त उद्यम। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ओके। और आर्थिक समिति ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी कि RFCL में संशोधन के साथ नई निवेश नीति यानी कि न्यू इन्वेस्टर पॉलिसी 2012 के विस्तार को मंजूरी दी है और दक्षिण हमारे भारत में यह उर्वरक कंपनी फिर से कार्यरत होंगी और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता इकाइयों में से एक होगी और इसीलिए यह रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड करंट अफेयर में आई है। और रामागुंडम संयंत्र के शुरू होने से देश में स्वदेशी यूरिया उत्पादन में प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि होगी और यह यूरिया उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगा। तो यहाँ जब यूरिया की बात आती है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हाल ही में दोस्तों किस कंपनी ने नैनो यूरिया लॉन्च किया है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और RFCL एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये तीनों शामिल है और इन कंपनियों को RFCL में 17 फरवरी 2015 को शामिल किया गया था। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में बाल श्रम पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? बाल श्रम पर एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ यूनिसेफ ने मिलकर यह बाल श्रम पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो हमारा आंसर बन जाता है A और B दोनों, यानी कि सही आंसर बन गया ऑप्शन डी A और B दोनों।
और हाल ही में कोरोना महामारी में दोस्तों बाल श्रमिकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक तरफ शिक्षा भी शुरू नहीं हो रही है, तो ऐसे मामले में यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है कि कोरोना वायरस संकट लाखों बच्चों को बाल श्रम की ओर धकेल सकता है और 2020 तक बाल श्रमिकों की संख्या 160 मिलियन है और 4 साल में इसमें 4 मिलियन की वृद्धि हुई है और कोविड-19 महामारी की चपेट में आने से यह संख्या बढ़ने लगी है और कोविड-19 महामारी के बीच विश्व स्तर पर 10 में से 1 बच्चा बाल श्रम में कार्यरत है। क्या विश्व स्तर पर 10 बच्चे में से 1 बच्चा ऐसे बाल श्रम में कार्यरत है और उप सहारा अफ्रीका सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कोरोना महामारी में। और ILO और यूनिसेफ ने चेतावनी भी दी है कि यदि गरीबी में जाने वाले परिवारों की संख्या में कमी नहीं की गई तो अगले 2 वर्षों में लगभग 50 मिलियन और बच्चे बाल श्रम के लिए मजबूर हो सकते हैं और यह रिपोर्ट में कहा है ILO और यूनिसेफ ने। तो सबसे पहले हम ILO इसका पूर्ण नाम याद रख लेते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट में आज आपके सामने लेकर आया हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में बोले तो ILO स्थापना कब हुई? 29 अक्टूबर 1919 को और ILO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? गाय राइडर, इमेज में आप देख सकते हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनीवा में। और वर्तमान में इस संगठन के सदस्य कंट्री कितने हैं? 187 नहीं दोस्तों, यहां 188 कर दीजिएगा, ओके, करेक्शन। और वर्ष 1969 में इसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? वर्ष 1969 में। 10वां क्वेश्चन, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों यह क्वेश्चन इसीलिए करंट अफेयर में आया है क्योंकि हमारे आकाशवाणी विभाग ने जो भी हमारे ओलंपियन है वो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जाने वाले हैं, तो उनकी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए यह हाल ही में आकाशवाणी ने एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम लॉन्च किया है और इसीलिए सुर्खियों में आई है मणिका बत्रा। मणिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। बात क्या है? आकाशवाणी की ओर से एक श्रृंखला जारी की गई, प्रतिदिन एक ओलंपियन खिलाड़ी के बारे में बताया जाएगा और यह टोक्यो ओलंपिक के हाल ही में दोस्तों 42 दिन बाकी है और बाद में शुरू हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक। तो मणिका बत्रा की बात करें, भारतीय महिला टेबल टेनिस की स्टार खिलाड़ी है, इमेज में आप देख सकते हैं। मणिका बत्रा का जन्म 15 जून 1995 को हुआ और वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्तिगत तथा डबल्स में स्वर्ण पदक जीतकर मणिका बत्रा ने अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई थी और हाल ही में वो भी यहां टोक्यो जाने वाली है मणिका बत्रा। लेकिन किसके साथ, कौन सी इवेंट में हिस्सा लेगी? तो देखो वर्ष 2018 में ही जकार्ता एशियाई खेलों में मणिका ने अंचता शरद कमल के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक हासिल कर इतिहास बना दिया था और उन्हें पिछले वर्ष देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और यह टोक्यो ओलंपिक में भी मणिका बत्रा और अंचता शरद कमल हमारे मिक्स्ड डबल्स में हिस्सा लेंगे और हम हमारी चैनल की ओर से शुभकामनाएं भेजते हैं। 11वां क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ मिलकर कॉर्पेट नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? दोस्तों एक नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कॉर्पेट और यह कॉर्पेट आयोजित किया है भारतीय नौसेना ने थाईलैंड की नौसेना के साथ मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉर्पेट नौसेना अभ्यास थाईलैंड की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने आयोजित किया। भारत और थाईलैंड ने दो देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से समन्वित गश्ती यानी कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स या कॉर्पेट का 31वां संस्करण शुरू किया है, यानी कि यह कॉर्पेट नामक नौसेना अभ्यास का 31वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। और कॉर्पेट अभ्यास की बात करें तो यह पहला द्विवार्षिक अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत
जिसका नाम है सरयू। तो हमारी भारतीय नौसेना की ओर से सरयू हिस्सा लेगा। तो थाईलैंड की ओर से HTMS क्या HTMS काबरी हिस्सा लेंगे। और इंडो थाई कॉर्पेट अंडमान सागर में शुरू हुआ है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि यह नौसेना अभ्यास कहां शुरू हुआ है, अंडमान सागर में। और यहां जब हम थाईलैंड के साथ यह नौसेना अभ्यास आयोजित करने जा रहे हैं तो मैप में देखें कि यह है थाईलैंड, येलो कलर में आप देख सकते हैं। और थाईलैंड के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है, यहाँ पर है म्यांमार, यहाँ पर है लाओस, यहाँ पर है कंबोडिया और यहाँ पर है मलेशिया। और यहाँ पर है दोस्तों अंडमान सी। और यहाँ पर यह नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ है। और दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में स्थित थाईलैंड एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र वाला देश है। मैंने आपको लोकेशन में बताया। और देश की आबादी कितनी है, लगभग 69 मिलियन। और थाईलैंड की कैपिटल का नाम है बैंकॉक। और थाईलैंड की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा है। और थाईलैंड की करेंसी का नाम क्या है, बाट। दोस्तों याद रख लीजिए, थाईलैंड की करेंसी का नाम है बाट। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में बंधन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया। बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से दोस्तों नियुक्त किया गया है चंद्रशेखर घोष को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रशेखर घोष। और यहां पर देख सकते हैं यह है बंधन बैंक। और प्रति बैंक की दोस्तों एक टैगलाइन भी होती है। तो बंधन बैंक की टैगलाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई, बंधन बैंक की टैगलाइन। और भारतीय रिजर्व बैंक ने यह चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और चंद्रशेखर घोष ने 2001 में एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में बंधन बैंक की स्थापना की, जो सतत आजीविका सृजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ा है यह बंधन बैंक। तो बंधन बैंक से जुड़े हुए 3 फैक्ट याद रख लो कि बंधन बैंक के MD और CEO 3 साल के लिए कौन होंगे, चंद्रशेखर घोष। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। और बंधन बैंक की स्थापना कब हुई, 2001 में। और बंधन बैंक का टैगलाइन आपने याद रख लिया, वेरी नाइस, आपका भला सबकी भलाई। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में डिंको सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे। इमेज आप देख सकते हैं, डिंको सिंह का दोस्तों कोरोना महामारी के बाद ठीक हो गए थे, लेकिन लीवर के इंफेक्शन के कारण हाल ही में डिंको सिंह का निधन हो गया। वो कौन थे, हमारे भारत देश के एक जाने माने बॉक्सर थे। और सिर्फ 42 साल की आयु में डिंको सिंह का निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक जाने माने बॉक्सर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पूर्व बॉक्सर नंगगोम डिंको सिंह, पूरा नाम क्या है, नंगगोम डिंको सिंह का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और डिंको सिंह ने साल 1998 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक जिताया था। यानी कि एक जाने माने बॉक्सर थे। डिंको सिंह बीते कुछ वर्षों से बीमार थे और उनके लीवर का इलाज चल रहा था। इस दौरान वह कोरोना संक्रमित भी हुए, लेकिन कोविड को मात देने के बाद भी डिंको सिंह जिंदगी से जंग हार गए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विश्व बैंक ने शिक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया है। दोस्तों ग्लोबल टीचर्स अवार्ड विजेता हमारे भारत देश के महाराष्ट्र के रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक ने शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, रंजीत सिंह दिसाले। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो वो है मेघा परमार, अनिल कुमार बोडत, हितेश राठवा, पूजाबा जाला जाडेजा, बीना पटेल, हितेश सोलंकी, कल्पेश मफाजी ठाकुर, नीलेश पाटनवाड़िया। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है रंजीत सिंह दिसाले। और सिसोदिया प्रदीप सिंह, अर्पिता सोलंकी, समीर कुमार SK, पिनाकिन चौधरी, सावन राठौड़, मधु राठौड़, HR हंसा, मयूरी अशोक परमार। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। विश्व बैंक ने शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है रंजीत सिंह दिसाले को। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत किसने की। दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक 2021 अवेयरनेस अभियान कैंपेन की शुरुआत किसने की है,
4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुन लिया, वेरी नाइस। तो कमेंट में लिख दीजिए, एक बार आप लिख देंगे फिर इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।